सुहाग रात की वो सेज जो फूलों से सजी थी, उस पर बैठी दुल्हन कांप रही थी। शर्म से नहीं, बल्कि एक डर से। एक ऐसा डर जो उसके अतीत के साये से जुड़ा था। क्या उसका पति उसका हाथ थामेगा, या फिर समाज के तानों से डरकर उसे बीच मझधार में छोड़ देगा। जानिए माधव ने कैसे निभाया वो वादा जो 7 फेरों में नहीं, बल्कि रूह के फेरों में लिया जाता है। बदनामी आग लगाने वाले करते हैं माँ, जलने वाले नहीं, माधव ने कहा। और रही बात आपको ना बताने की, तो ये झूठ है। मुझे सब पता था। शादी से पहले ससुर जी ने मुझे एक एक बात बता दी थी, और मैंने ही उन्हें मना किया था कि घर में इस बारे में बात ना करें। बनारस के घाटों पर शाम की आरती की गूंज अभी थमी ही थी कि रघुवंशी सदन में शहनाई की आवाज़ गूंजने लगी। ये शहर का एक प्रतिष्ठित परिवार था, और आज इनके इकलौते बेटे माधव की शादी थी। माधव जो स्वभाव से गंभीर, कम बोलने वाला और अपनी जिम्मेदारियों को ओढ़ने वाला इंसान था। दूसरी तरफ थी राधा, नाजुक सी, बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों वाली, जिसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अजीब सी घबराहट छिपी थी। विदाई के वक्त जब राधा अपने पिता के गले लगी थी, तो उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, पापा, अगर इस बार भी कुछ गलत हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा था, माधव हीरा है बेटा, वो तुम्हें समझेगा। लेकिन राधा का दिल नहीं मान रहा था। उसके मन में पिछले 2 सालों का वो कड़वा सच किसी नासूर की तरह जमा था, जिसने उसकी हंसी छीन ली थी। राधा की ये दूसरी सगाई थी। पहली शादी टूटने की वजह दहेज नहीं, बल्कि एक अफवाह थी। उसके पहले मंगेतर ने शादी के मंडप से सिर्फ 2 दिन पहले रिश्ता तोड़ दिया था, ये कहकर कि लड़की के चरित्र में खोट है, उसका किसी और के साथ चक्कर है। वो पूरी तरह झूठ था, एक पड़ोसी की ईर्ष्या से उपजा हुआ झूठ। लेकिन समाज ने सच जानने की कोशिश नहीं की। राधा और उसका परिवार सफाई देते रह गए, पर रिश्ता टूट गया। उस दिन राधा ने महसूस किया था कि एक लड़की की इज्जत कांच के बर्तन से भी ज़्यादा नाजुक होती है। एक कंकड़ लगे और सब चकनाचूर। माधव के साथ रिश्ता जोड़ते वक्त राधा के पिता ने माधव को सब सच बता दिया था। माधव ने सिर्फ इतना कहा था, मुझे अतीत से नहीं, आने वाले कल से मतलब है। लेकिन माधव के परिवार को, खास तौर पर उसकी माँ रजनी देवी और बुआ कांता को, इस बात की भनक तक नहीं थी। शादी की रस्में पूरी हुई। राधा अब रघुवंशी सदन की बहू थी। सुहाग रात की रात कमरे में मोगरे की खुशबू फैली थी। माधव कमरे में दाखिल हुआ। राधा घूंघट खाड़े बिस्तर के कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। माधव ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे उसके पास आया। उसने राधा के सिर से घूंघट हटाया। राधा की आंखें झुकी हुई थी, उनमें आंसू तैर रहे थे। राधा, माधव ने बहुत धीमे स्वर में पुकारा। राधा ने नजरें नहीं उठाई। डर लग रहा है? माधव ने पास पड़ी कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा। राधा ने बस सिर हिलाया। माधव ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पियो और सुनो, ये कोई इम्तिहान नहीं है। हम पति पत्नी हैं, लेकिन पहले हमें दोस्त बनना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, पर विश्वास रखो, यहाँ तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। माधव की आवाज़ में एक ठहराव था, एक सुरक्षा का वादा था। राधा ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा। माधव की आंखों में हवस नहीं, सम्मान था। उस रात उन्होंने ढेर सारी बातें की। राधा ने पाया कि माधव वो इंसान नहीं जो सिर्फ अधिकार जताना जानता हो, बल्कि वो है जो सुनना जानता है। अगली सुबह मुंह दिखाई की रस्म थी। घर औरतों से भरा हुआ था। रजनी देवी अपनी नई बहू की खूबसूरती पर इतरा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी कांता बुआ का प्रवेश हुआ। कांता बुआ, जिनका काम ही था खुशियों में नमक डालना। वो सोफे पर जम गई और राधा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। अरे सुमित्रा भाभी, बहू तो चांद का टुकड़ा है, पर मैंने सुना है इसके माथे पर पहले से दाग लगा हुआ है। बुआ ने भरी महफिल में बम फोड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रजनी देवी के हाथ से मिठाई का डिब्बा लगभग छूटते छूटते बचा। ये क्या कह रही हो जीजी? रजनी देवी ने अविश्वास से पूछा। अरे तुम्हें नहीं पता? मुझे तो मेरी समधन ने बताया, जो इनके मोहल्ले के पास रहती है। इस लड़की की पहले कहीं और सगाई हुई थी, और वो सगाई इसीलिए टूटी क्योंकि लड़के वालों ने कहा कि इसका चाल चलन ठीक नहीं था। पता नहीं माधव ने क्या देख लिया इसमें, जो ब्याह कर ले आया। कहीं हमारे कुल पर दाग न लग जाए। राधा का चेहरा फक पड़ गया। वही हुआ जिसका उसे डर था। उसका अतीत
फिर से उसका वर्तमान निगलने के लिए आ गया था। मेहमान, औरतें खानाफूसी करने लगी। हाय राम, चरित्रहीन है। देखो तो सूरज से कितनी भोली लगती है। तभी मैं सोचूं, इतनी सुंदर लड़की हमें इतनी आसानी से कैसे मिल गई। रजनी देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समाज की बहुत परवाह करती थी। वो उठी और राधा के पास गई। राधा, क्या ये सच है? तेरी सगाई टूटी थी? रजनी जी की आवाज़ में कड़वाहट थी। राधा खड़ी हो गई। उसके होठ काँप रहे थे। माँ जी, वो। चुप! रजनी जी जोर से चिल्लाई। मुझे सफाई नहीं, जवाब चाहिए। क्या तेरा रिश्ता चरित्र के इल्ज़ाम पे टूटा था? हाँ, पर वो झूठ था माँ जी। राधा रो पड़ी। झूठ और सच का फैसला तो बाद में होगा। तूने हमें धोखे में रखा। हमारे घर की इज्जत का क्या? माधव, माधव कहाँ है? रजनी जी ने जोर से आवाज़ लगाई। माधव सीढ़ियों से उतर रहा था। उसने नीचे का माहौल देखा। अपनी माँ का गुस्सा, बुआ की कुटिल मुस्कान और बीच में खड़ी रोती हुई राधा। राधा की आंखों में वही डर था जो उसने विदाई के वक्त देखा था, कि मैंने गलत इंसान चुन लिया। माधव भीड़ को चीरता हुआ बीच में आया। क्या हो रहा है यहाँ? माधव ने अपनी माँ से पूछा। तू पूछ रहा है कि क्या हो रहा है? तेरी बीवी, ये लड़की कलंकनी है। इसकी सगाई पहले टूट चुकी थी और तूने हमें बताया तक नहीं। तू इसे अभी के अभी इस घर से निकाल दे। मैं ऐसी बहू के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। रजनी जी ने फैसला सुना दिया। राधा ने माधव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मूक प्रश्न था। क्या तुम भी वही करोगे जो दुनिया करती है? उसे लगा अब माधव भी उसे धिक्कारेगा, अपनी माँ का पक्ष लेगा। माधव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा, फिर बुआ की तरफ और अंत में राधा की तरफ मुड़ा। वो धीरे से राधा के पास गया। राधा अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। माधव ने सबके सामने अपनी माँ और रिश्तेदारों की परवाह किए बिना राधा का हाथ अपने हाथ में ले लिया, कसकर एक ऐसी पकड़ जो कह रही थी कि मैं हूँ। माँ। माधव की आवाज़ शांत लेकिन बेहद सख्त थी। राधा की सगाई टूटी थी, ये सच है, लेकिन क्यों टूटी थी वो आपने जानने की कोशिश की या बुआ जी की बातों को वेद वाक्य मान लिया? वजह चाहे जो भी हो, बदनामी तो हुई थी ना? रजनी ने तर्क दिया। बदनामी आग लगाने वाले करते हैं माँ, जलने वाले नहीं। माधव ने कहा। और रही बात आपको न बताने की, तो वो झूठ है। मुझे सब पता था। शादी से पहले ससुर जी ने मुझे एक एक बात बता दी थी और मैंने उन्हें मना किया था कि घर में इस बारे में बात न करें। तुझे पता था? रजनी जी हैरान रह गई। तूने जानते हुए भी इस दागदार लड़की से शादी करी? दागदार? माधव की आवाज़ अब ऊंची हो गई। किस बात की दाग माँ? सिर्फ इसलिए कि किसी घटिया आदमी ने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए एक लड़की के चरित्र पर उंगली उठा दी और उस लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी कि वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए खड़ा हो सके। अगर राधा की जगह आपकी बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो क्या आप उसे दागदार कहती? पूरा हाल सुन था। माधव बोल रहा था, जो कभी किसी के सामने जुबान नहीं खोलता था। माँ, जब हम सब्जी खरीदते हैं तो 10 बार ठोक बजा कर देखते हैं, तो क्या जीवन साथी चुनते वक्त मैंने नहीं देखा होगा? राधा पवित्र है, उसका मन साफ है। उसने वो सहा है जो किसी को नहीं सहना चाहिए। और आज उसके अपने ससुराल में उसके पहले ही दिन आप लोग वही कर रहे हैं जो उस पिछले मंगेतर ने किया था। आप उसे तोड़ रहे हैं। माधव ने राधा का हाथ और कसकर पकड़ा और उसे थोड़ा आगे खींचा। सुन लीजिए सब लोग, ये राधा माधव रघुवंशी है। ये मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरी पत्नी है। इसका अपमान मेरा अपमान है। अगर किसी को लगता है कि हमने गलत बहू चुनी है तो वो ये घर छोड़ सकता है, लेकिन मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। और बुआ जी, माधव ने कांता बुआ की तरफ देखा जिनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आप बड़ी हैं, मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे परिवार में जहर घोलने की कोशिश की तो मुझे मर्यादा लांघनी पड़ेगी। आइंदा मेरी पत्नी के बारे में एक भी गलत शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। राधा माधव का चेहरा देख रही थी। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे, राहत के थे। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो सिर्फ पति नहीं, उसका रक्षक है। रजनी देवी अपने बेटे का ये रौद्र रूप देखकर सहम गई। उन्होंने देखा कि कैसे उनका बेटा ढाल बनकर अपनी पत्नी के आगे खड़ा है। शायद यही वो संस्कार थे जो उन्होंने माधव को दिए थे, सच का साथ देना। रजनी धीरे से आगे बढ़ी। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर दे बेटी। रजनी जी का गला भर आया। मैं कानों की कच्ची निकली। मैंने अपनी ही बहू को पहचानने में गलती कर दी। माधव सही कह रहा है, तू सोने का टुकड़ा है।
बुआ जी शर्मिंदा होकर वहां से खिसक ली। बाद में सब मेहमान चले गए और दोपहर की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। माधव कमरे में आया। राधा खिड़की के पास खड़ी थी। वो मुड़ी और माधव को देखती रही। क्या हुआ, अब भी डर लग रहा है? माधव ने मुस्कुराते हुए पूछा। राधा दौड़कर उसके पास आई और उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। थैंक यू माधव, थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे बचा लिया। अगर आज आप मेरा हाथ छोड़ देते तो शायद मैं मर जाती। माधव ने उसके आंसू पोंछे और उसे सोफे पर बैठाया। पागल हो क्या? माधव ने प्यार से कहा। मैंने शादी के 7 वचनों में एक वचन ये भी दिया था कि हर अपमान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और राधा, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी ज़िंदगी की कोशिश बस इतनी सी है कि जो मेरा हाथ पकड़े उसे कभी ये महसूस ना हो कि उसने गलत इंसान को चुना है। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, उस दिन मैं अपनी हार मान लूँगा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं ये अफसोस कभी नहीं होने दूंगा कि तुमने माधव पर भरोसा क्यों किया। राधा को याद आया अपने पिता का कहा हुआ वो वाक्य कि माधव हीरा है। आज वो हीरा चमक रहा था। राधा ने भी उस विश्वास का मान रखा। उसने अपने प्यार और सेवा से ना सिर्फ रजनी जी का दिल जीता बल्कि पूरे घर को एक सूत्र में पिरो दिया। वो डरी हुई लड़की अब एक आत्मविश्वास से भरी महिला थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो लड़खड़ाई तो उसे थामने वाला हाथ दुनिया का सबसे मजबूत हाथ है। वक्त बीतता गया। दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर माधव लेटा था। अंतिम समय था। सांसें उखड़ रही थीं। राधा, जिसके बालों में अब चांदी उतर आई थी, उसके बगल में बैठी थी। उसने माधव का झुर्रियों भरा हाथ थाम रखा था। माधव ने अपनी धुंधली आंखों से राधा को देखा और मुस्कुराया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। राधा। हाँ माधव, मैं यही हूँ। राधा ने रुंधे गले से कहा। एक बात बताओ, क्या मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा? राधा समझ गई थी कि वो किस कोशिश की बात कर रही हैं। वही जो उन्होंने सुहाग रात के अगले दिन कही थी। माधव, आपने सिर्फ हाथ नहीं थामा था, आपने मुझे मेरी पहचान दी थी। अगर 7 जन्म होते हैं तो मैं हर जन्म में बस यही दुआ करूंगी कि मेरा हाथ आपके ही हाथों में हो। आपने मुझे कभी एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैंने गलत इंसान को चुना है। माधव के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, लेकिन उस पकड़ की गर्माहट राधा की रूह में हमेशा के लिए बस गई। वो हाथ छूट गया था, लेकिन वो साथ अमर हो गया था। दोस्तों, शादी सिर्फ 2 शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि 2 आत्मसम्मानों का गठबंधन है। अक्सर हम देखते हैं कि जब दुनिया उंगली उठाती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन असली जीवन साथी वही है जो तब आपका हाथ थामे जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। माधव जैसे पति बिरले ही मिलते हैं जो पत्नी के अतीत को उसकी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। प्यार का असली मतलब भी यही है, सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।